जितना मैंने आपको कल बताया था, रेशनल का कंसेप्ट पूरा बता दिया था ना। हाँ बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलिए। रेशनल का कंसेप्ट बता दिया था, मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन बता रही थी ना। लेकिन जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो रेशनल के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, मतलब इरेशनल वाली बात उससे आगे आ रही है, ठीक है। मतलब जो हम डेसिमल एक्सपेंशन में आपको बता रही थी वो बात इससे आगे बताया था मैंने डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो इससे आगे का है। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी वो रेशनल पर ही बेस्ड है, तो पहली एक्सरसाइज को क्लियर कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम इरेशनल वाले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 बहुत ही इजी है, ध्यान से देखो। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, बोर्ड को थोड़ा साफ करिए, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पेज नंबर है 5। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ऐसा मैं सोचती हूँ, समझती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे आप, क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस मैम। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस। पहला आंसर होगा यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, यही आपने लिखना है आंसर में। फिर पूछा आगे, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो? क्या आगे ये कह रहा है, क्या आप जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q इंटीजर हो और q जीरो नहीं हो? लिख सकते हैं क्या? यस मैम। इसका भी आंसर आप लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन एज जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन। p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया मैंने, और यहाँ पर q क्या है? 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है? नो मैम। फिर से सुन लीजिए, इसने ये पूछा इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो क्या कहेंगे आप? यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट द जीरो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0? Yes, we can write 0 as 0 upon 1 where 0 and 1 both are integers. भाई इंटीजर्स की लाइन कल मैंने नंबर लाइन में आपको दिखाए थे, इंटीजर्स बीच में जीरो भी तो आता है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं लेफ्ट में, राइट में क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो यानी कि जीरो इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ? वन भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर हैं, और नीचे जीरो नहीं है, नीचे तो वन है ना, नीचे जीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर के लिए जो शर्त चाहिए उसको पूरी करता है कि नहीं करता है? तो जीरो रेशनल नंबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन सॉल्व। कोई इसमें दुख है आपको? नो मैम। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से सुनना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से 2 मैं आपको बताऊँ, ठीक है। पहला इजीएस्ट मेथड देखिए कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये कह रहा है कि 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, कितने? 6। तो इसको करने का ये क्वेश्चन एग्जाम में डैम श्योर आता है, 200% आएगा आपके PT1 के एग्जाम में, 200% ये आएगा ही आएगा। तो इसको सीख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 3। अगर ज़्यादा नंबर पूछेगा तो 2 नंबर, 3 नंबर का, अगर इसके बीच में कम नंबर पूछेगा तो 2 का तो है ही ना, 2 नंबर हैं आपके। ये आप इसको आप अपने दिमाग में मान के चलिए, ये मेरे 2 नंबर हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं, बस 2-4 चीज़ें मैं बता दे रही हूँ, उतना आप पढ़ लीजिए, आपका ये चैप्टर फिनिश, इस चैप्टर की तैयारी कंप्लीट। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने। कितने रेशनल नंबर निकालने? 6। तो तरीका क्या है? पहला फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे 6 + 1, तो कितना हो गया? 7। जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 प्लस कर लेंगे। अगर 3 निकालने हैं तो 3 + 1 यानी 4, अगर 4 निकालने हैं तो 4 + 1 यानी 5, अगर 5 निकालने हैं तो 5 + 1 यानी 6, और अगर 6 निकालने हैं तो 6 + 1 यानी 7, 7 निकालने हैं तो 7 + 1 यानी 8। याद रहेगा? अब आ गया 7। ये जो हमें 7 मिला है, इससे आपको दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, यहाँ भी और यहाँ। अब आप कहेंगे मैडम इससे क्या होगा, तो सुनिए, जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई एक बात सुनो, मैंने आपसे 5 रुपये लिए और फिर आपको 5 रुपये दे भी दिए, तो कुछ फ़र्क पड़ा? मैंने आपसे कुछ लिया? नहीं लिया। अगर मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7 से डिवाइड भी कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं है, 3 ही रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, खाली देखने में चेंज हो गया। क्या हो गया? देखने में। जैसे कि आप क्लास 8th तक, जैसे गर्ल्स की बात कहूँ, ये तुम्हारा नाम क्या? रितिका नाम है ना तुम्हारा? रितिका मान लिया क्लास 8th तक यूनिफॉर्म पहनती थी, स्कर्ट थी हमारी यूनिफॉर्म, स्कर्ट और शर्ट पहनती थी। अब रितिका सूट पहनेगी 9th से, तो क्या रितिका चेंज हो गई? खाली देखने में उसके कपड़े चेंज हुए हैं। तो सेम बात यहाँ है, ये हो जाएगा 7 3 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अच्छा, 21/7 होता कितना है? ये है क्या? वैल्यू कितनी आएगी? 3, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। यानी ये है तो 3, ये भी 4 ही है, बस हमने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से उसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते बेटा। क्वेश्चन तो वही रहना चाहिए, लेकिन हाँ, उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ तरीके आजमा सकते हैं। तो उनमें से ये एक तरीका है जिससे कि आपको ईजीएस्ट वे में निकालना आ जाए। अब ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। इसके बीच में आप आसानी से 6 नंबर लिख सकते हैं जो इसके बीच में आएंगे। 21 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए? इसके बाद 1 2 3 4 5 और एक और आएगा 27/7, 27/7। एग्जैक्ट 6 ही नंबर आएंगे। एग्जैक्ट कितने नंबर आएंगे? 6। तो जब आप कॉपी में इसको करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से, ताकि कॉपी भी सुंदर लगे और आप जब दोबारा अपनी कॉपी को खोल कर देखें तो आपको समझने में भी आसानी लगे, कोई तीसरा आपकी कॉपी खोल के देखे तो उसको भी अच्छा लगे। जब आप निकालेंगे इन नंबर को, लास्ट में जब आंसर को ऐसे लिखेंगे तो जो नंबर के बीच में आप निकाल रहे हैं, पहले नंबर को और लास्ट के नंबर को आप दूसरे कलर से, यानी ब्लैक कलर से हाईलाइट कर दीजिए, और इसके बीच में जो आप आंसर में 6 नंबर निकाल रहे हैं उनको आप ब्लू कलर से लिख दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके और इसके बीच में 6 नंबर ये ब्लू वाले निकाले। आ जाएगा सबको? बताइए, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हुई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। इसको मैं आपको उतारने नहीं दूंगी बेटा, उतारना नहीं, करना आपको खुद से। घर में जाइए, दोबारा से देखिए क्लास को, या अगर एक ही बार में समझ में आ गया तो आप घर जाके सीधे ही कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ आया होगा। आ गया? अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, आपके पास रफ कॉपी है सबके पास? हाँ, निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि आप 4 और 5 के बीच में निकाल के दिखाएंगे मुझे। 4 और 5 के बीच में 5 नंबर निकालने हैं आपको, 5 नंबर। 4 और 5 के बीच में 5 नंबर। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 5 मिनट्स, 5 मिनट, 3 मिनट्स। 5 नंबर, 4 और 5 के बीच में 5 नंबर निकालने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मिलेंगे सिर्फ 3 मिनट और ये क्वेश्चन 1 ही मिनट का है। 4 और 5 के बीच में, और मैं किसी को भी उठा के पूछूंगी कि क्या नंबर निकाले। निकाल लिया उसने, देखो। रुको, अभी बैठे रहो, अभी 3 मिनट नहीं हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने निकाले? अभी कितने बचे हैं जिन्होंने नहीं निकाले? जल्दी। तुम्हारा हो गया? हो गया तुम्हारा? तीनों का हो गया? तुम्हारा ये पीछे तुम्हारे दोनों का हो गया? हैं? क्या नहीं आ रहा? हाँ, जल्दी करो।
होने वाला है। अच्छा, तुम्हारा इधर सबका हो गया। मैं किसी को भी बुलाने वाली हूँ अभी, झूठ मत बोलना, अभी मैं चेक करूँगी। चलो, जिसने सबसे पहले बोला था आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आ जाओ, यहाँ बताओ ना अपना नाम इधर कैमरे पे आके। प्रियांशु, ये है प्रियांशु जी। चलो प्रियांशु जी जरा करके दिखा दो उसको। हमें इसमें 5 निकालना थे नेशनल नंबर, तो हमें इसमें +1 कर देंगे। ऐसे करोगे। हमेशा बोर्ड नहीं ढकना चाहिए जब आप किसी को क्लास की तरफ एड्रेस करो तो बोर्ड दिखना चाहिए। चलो मैम, हमें 5 नेशनल नंबर निकालने थे, आपने बोला कि 1 कर दें। तो आ गया 6 आ गया, वेरी गुड। तो मैम जो आपने दिए थे 4 और 5, हमें 4 और 6 करना है, दोबारा समझ लो इसको। नहीं है और 1 और 6 करना है। हाँ, फिर यहाँ पे हमें करना है 5 थोड़ा दूर लिखो ना, बीच में नंबर भी तो लिखोगे। यहाँ लिखो, बीच में नंबर लिख के दिखाओगे। 5 × 6 और 10 × 6। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 24/6 और ये आ जाएगा 30/6। वेरी गुड। तो इसमें आएंगे नंबर 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6। वेरी गुड। प्रियांशु नाम है ना तुम्हारा? क्लैप फॉर प्रियांशु। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आप कभी भी भूलेंगे क्या? अब मैं कोई भी 2 नंबर बोलूँ, चाहे एग्जाम में कोई भी 2 नंबर आए, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, किसी के भी बीच में निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन? जितने बच्चे क्लास में, बार बार इसलिए पूछ रही हूँ बेटा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। और कोई दोबारा मुझसे, जिस दिन मैं बोर्ड प्रैक्टिस कराऊंगी, कोई ये ना कहे कि मैडम मुझे नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आज ही पूछ लीजिए, जब मेरी बारी आएगी फिर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर तैयार हो गए एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा, ये नंबर तो होल नंबर थे, होल नंबर के बीच में हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब फ्रैक्शन भी कभी दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? फ्रैक्शन भी दिए रहते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन है इसी का, 3rd क्वेश्चन। फाइंड, मेरे को बताना, बैल होगी तो बैल सुनाई नहीं देती आजकल। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो, अब जब आपको फ्रैक्शन के बीच में निकालने को आएगा ना, 3/5 और 4/5, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, तब तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दूसरा मेथड होता है कि आपको पहले क्या करना है कि नीचे एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। जब सेम हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस अपनाना। प्रोसेस सेम रहेगा, बट वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर है ना, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या करेंगे, कितने नंबर निकालने इनके बीच में? 5। तो क्या करेंगे, 5 + 1 कितना हुआ? 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6। नीचे भी और ऊपर भी। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6। डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 × 6 = 18/30। और ये कितना हो गया? 24/30। अब इसके बीच में लिख दीजिए, कितने नंबर लिखे? 5। 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 नंबर हो गए कि नहीं? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कराते हैं एग्जाम में। सोचो, है इसमें कुछ गलत करने लायक? कि इतना टफ है कि इसको आना ही नहीं चाहिए, आपकी बुद्धि में ही नहीं घुसेगा। अरे हज़ारों रुपए का हिसाब किताब कराते हैं आप, बाजार से चाउमीन, मोमो, बर्गर लाने होते हैं तो बस मम्मी 500 का भी नोट दे तो बिल्कुल करेक्ट पैसे देके करेक्ट वापस लेके आते हो। यहाँ कैसे गलती हो जाएगी? इतना तो टफ नहीं है। टफ है क्या ये? अभी तक टफ लगा कुछ? आगे बढ़ते हैं। कितने बजे होता है पीरियड, मुझे जरूर बताना। 2 बजे होता है ना? 2 बजे। आजकल बैग ये टाइम से नहीं लग रही है। अब देखो, एक मैं आपको बताती हूँ जिसमें कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने करना क्या है, ठीक है।
अपने मन से भी बना के दे सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पेपर आएगा तो यही बुक के उठा के दे दे। हाँ, मेथड यही यूज़ होगा, पर वो डिजिट तो चेंज कर ही सकता है। मान लिया उसने आपसे कहा कि आप 3/5 और 4/6 के बीच में निकालो। तो अब देखो 5 को 6 नहीं बना सकते, 6 को 5 नहीं बना सकते, लेकिन दोनों को 30 बना सकते हैं। दोनों को क्या बना सकते हैं? 30 बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं? 30 बना सकते हैं। अच्छा, इसमें से पहले ये पता करो कि नंबर कौन सा इसको। अच्छा, एक इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये जो है ना उसमें होना चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इसको कट करेंगे पहले। 2/3 हो गया। क्या हो गया? 2/3। 2/3 तो बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से ये भी पता लगना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे? 3 को 5 बना सकते हैं क्या? नहीं। 5 को 3 बना सकते हैं क्या? नहीं। दोनों को 15 बना सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गई? मैंने ये चेंज क्यों करा है? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर कट रहा है तो पहले काट लीजिए, अगर डिवीजन जा रहा है तो पहले कट कर लीजिए। तो अब नए नंबर हमको मिल गए 3/5 और 2/3। अब हम 15 बनाएंगे दोनों को। 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो खाली एक जगह नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करें। इसको 15 बनाएंगे तो 5 जाओगा 3/5 है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 9/15। अब ये कितना हो जाएगा? 10/15। अब आप कहोगे कि इसके बीच में आप डायरेक्ट लिख लोगे क्या 5 नंबर? नहीं, अब हमको वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा पुराना वाला। कितने नंबर? मान लिया इसके बीच में हमको 3 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 3। तो 3 + 1 यानी 4। तो यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 36/60। और ये कितना हो जाएगा? 40/60। और इसके बीच में हमें 4 नंबर मिल ही जाएंगे, 3 नंबर मिल ही जाएंगे। 36 के बाद आएगा 37/60, 38/60 और 39/60। समझ में आया? जब हमने ये स्टेप कर लिया ना पहला वाला, उसके बाद हम ये जब हमें ये नंबर मिला तो हम उस वाले स्टेप में पहुंचे जहां से हमको ये वाला क्वेश्चन दिया था। डिनोमिनेटर सेम थे जिसमें, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर वही प्रोसेस चलेगी। बात समझ आ गई? इसको निकालने का एक और मेथड है, उसको मैं आपको अगले दिन बताऊंगी, क्योंकि दोनों मेथड आपके हौच पौच नहीं होने चाहिए, और उन दोनों में से इजी मेथड यही है। तो अच्छा ये है कि आप एक ही इजी मेथड को याद रखें, क्योंकि दोनों मेथड याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप गड़बड़ कर देंगे। तो एग्ज़ाम के लिए आपने एक ही मेथड को याद रखना है, लेकिन हाँ दूसरा मेथड मैं आपको बता ज़रूर दूँगी, अल्टरनेट मेथड भी बता दूँगी। ठीक है, अच्छा इसमें आप नीचे एक चौथा क्वेश्चन पूरा ही कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज आप घर जाके फेयर कॉपी में आज करेंगे। बेल हुई? यस मैम। आपके 10 मिनट नहीं खाने हैं मुझे? लास्ट मेरा है? तो ठीक है, फिर ठीक है। थर्ड पीरियड मेरा है, थर्ड पीरियड मेरा है ना? ठीक है, चलो लास्ट भी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो 4th क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। समझिए आप, देखो मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप आंसर सीट देख के ऐसे भी उतार सकते हो, पर उससे क्या होगा, आपको आएगा कुछ नहीं। ये जो लास्ट में है ना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, मैं आपसे ऐसा भी कह सकती थी कि बेटा ये तो ट्रू फॉल्स है, आप कर लेना, और आप घर जाके क्या करते हैं, पीछे से देखते हैं आंसर शीट ट्रू फॉल्स लिख देते। अब उससे क्या होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अब यहाँ तो आपने लिख दिया, एग्ज़ाम में अगर ये स्टेटमेंट आ गया तो आप रट्टा लगा के कंफ्यूज हो जाएंगे। रट्टा लगा के क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट है उसको पूछ ले, या जो दूसरे नंबर पे है उसको पूछ ले, या तीनों को पूछ ले इनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे करके, तो आप तब गड़बड़ा जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर।
क्या ये बात सही? सोच के देखिए नंबर लाइन के साथ। ये कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। जो होल नंबर का सेट होता है ना, होल नंबर का जो सेट होता है, जो क्लास होती है जिसके अंदर हमने होल नंबर बिठाए, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं कि नहीं आते? अरे 0 से शुरू हुआ ना, तो 1 से आगे के तो सारे आ ही गए। 0 एक्स्ट्रा आया तो 1 से आगे के तो सारे आ ही रहे हैं इसके अंदर, और 1 से आगे के सारे 1 से शुरू होकर जो नंबर होते हैं वही नेचुरल होते हैं। तो होल के सेट के अंदर नेचुरल का सेट तो अंदर ही होता है। होल नंबर के सेट के अंदर ही तो नेचुरल नंबर का सेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, ये बात सही है कि नहीं? यस। उल्टा पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? यस मैम। इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर कह देगा, है? नहीं। कौन सा नहीं है? 0। 0 होल नंबर है पर नेचुरल नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट पूछ रहा है जो पहले में दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो। बिकॉज अब कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है, रटना ऐसे नहीं है, कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है क्यों, वाई, तो आप कहेंगे बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट इट इज होल। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एवरी में तो फिर सारे आ गए। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल। ठीक है, क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। ये दिख तो रहा है आपको होल नंबर का सेट, इसमें 0 से ही तो शुरू हो रहे हैं भाई, इसमें नेगेटिव वाले नंबर जो इधर होते हैं वो कहाँ आ रहे हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे इंटीजर इसके अंदर आते हैं? नहीं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो। अब कोई पूछे क्यों, तो आप कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, या नेगेटिव इंटीजर्स नॉट इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के सेट के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को उल्टा पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, जो इंटीजर का सेट है वो इसके बाहर हो, उसमें सारे होल नंबर आते हैं। इंटीजर का सेट क्या होता है? 0 आ गया, उसमें पॉजिटिव नंबर आ गए सारे और नेगेटिव नंबर भी आ गए सारे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? यस, इसके अंदर सारे होल नंबर आ जाते हैं। लेकिन ये पूछेगा कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर के सेट के अंदर इंटीजर सारे नहीं आते। इसमें कहाँ है नेगेटिव नंबर? इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव सब है, यानी ये तो इसके अंदर आ रहे हैं पर ये सारे इसके अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि नेगेटिव वाले नहीं आ रहे इसके अंदर। तो क्वेश्चन को चेंज करके भी तो पूछ सकता है। यहाँ पर आपको दिया है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ, तो आपने कह दिया कि ये फॉल्स है बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। लेकिन हो सकता है वो ये क्वेश्चन दे ही ना, एकदम ही वो उल्टा पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर और नॉट, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एवरी होल नंबर इज अ एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। तुम यहाँ नहीं बैठे हो क्लास में। लास्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर इसके बाहर आएगा, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो होल नंबर तो इससे बहुत छोटा सेट है ना, अंदर है, ये W है, ये I है और उसके बाहर R है। तो सारा बाहर वाला छोटे के बराबर कैसे हो जाएगा? ये कह रहा है सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, सॉरी होल नंबर होते हैं। सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हाँ, समझ में आया? सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? यस। सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? यस। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? यस। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं?
उल्टा पूछेंगे तो यस आएगा, इधर को पूछेंगे तो नो आएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, ये समझ में आ गया कोई क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। आपने इसका आंसर खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, नीचे कॉज भी लिखना है, कारण भी लिखना है। जैसे मैंने आपको बोल के बताया, अगर कंफ्यूजन होगा वीडियो को घर जाके दोबारा रिवाइज करना, आपको कारण इसी में मिल जाएगा, मैं बोल के बता ही रही हूँ। तो आपको कारण के साथ लिखना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, बिकॉज करके आगे आपको उसका कारण भी लिखना है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो नंबर 9 है ना बेटा, अब हम इससे आगे इरेशनल पे पढ़ेंगे, इसलिए इस नंबर 9 पर सम देखो, अगर हम इसमें से, मैंने कल बताया था कि अगर हमने इसमें से सारे नेचुरल नंबर उठा लिए और एक थैले में डाल दिए, फिर होल नंबर भी उठा लिए थैले में डाल दिए, फिर इंटीजर भी उठा लिए थैले में डाल दिए, फिर रियल नंबर भी उठा लिए थैले में डाल दिए, तो इसमें क्या बचेगा? रियल नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर भी उठा के थैले में डाल दिए, तो क्या बचेगा इसमें? इरेशनल नंबर। क्या बचेंगे? इरेशनल। तो ये जो नंबर 9 होती है, ये इसमें सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर आप अगले साल 10th में पढ़ेंगे। और रियल नंबर जॉइन किसका, मतलब किसका कंपोजिशन होते हैं? रेशनल और इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को ही मिलाकर जो टोटल सेट बनता है उसको रियल नंबर का सेट कहते हैं। और नंबर 9 पे जो हम नंबर को दिखा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल माने जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, रियल माने असली। तो ये रियल नंबर तो आपने अगले साल 10th में पढ़े। मैं आपको बताया नंबर 9 में जो नंबर होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। इस साल आप क्या पढ़ रहे हैं? इरेशनल। अगले साल आप रियल नंबर का कंसेप्ट पढ़ेंगे 10th में, ठीक है? तो आपने रेशनल पढ़ लिया 8th में, अब हम किस पे आगे बढ़ रहे हैं? इरेशनल। इरेशनल के लिए मैंने आपको कल कंसेप्ट बताया था डेसिमल एक्सपेंशन का। क्या आपको याद है? वो नहीं कह रहे, नहीं में सर हिलाने को बिल्कुल तैयार है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, करण। तुम तुरंत नहीं कहने के लिए क्यों तैयार हो? तुम घर जाके रिवाइज करा था डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन रिवाइज करा था? मत करना, ठीक है बेटा? घर जाके कोई मत पढ़ा करो। पढ़ने की जरूरत ही क्या है? पढ़ के क्या मिलेगा? पढ़ के कुछ मिलता है जीवन में? मत पढ़ो। मैं यहाँ से बोलती रहूँगी, चिल्लाती रहूँगी कि घर जाके रिवाइज करो, रिवाइज। अभी बिल्कुल मत पढ़िए बेटा। जब 9th का रिपोर्ट कार्ड 8 में आएगा ना, फिर रोते हुए घर जाइएगा। मैं आज फर्स्ट डेट से मैं ये कहना स्टार्ट करती हूँ और लास्ट डे तक कहते रहती हूँ, आप पे अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका खामियाजा लास्ट में भुगत लीजिएगा। मेरे तो जेब से कुछ नहीं जाएगा, पेरेंट्स का भी कुछ नहीं जाएगा। पेरेंट्स ने तो पढ़ लिया, अब नुकसान या फ़ायदा जो होगा वो आपका, आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है। पेरेंट्स ने जो बनानी थी वो बना ली, हमने जो बनानी थी वो बना ली। तो घर जाके बिल्कुल रिवीजन मत करिए। आपको तो लग रहा है अभी नया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी क्यों पढ़ना है? और वो यहीं से शुरू हो जाता है। PT1 अभी हो जाएगा अगले महीने, PT2, PT3 और चौथा एग्ज़ाम फाइनल। यही सब मिला के तुम पास होते। अगर यहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे तो यहाँ कम भी आएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोर करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 40 ही नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 40, 40, 40, 2 या 3 चैप्टर आते हैं जिसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर है छोटा सा। और 2-3 चैप्टर पढ़ना ज़्यादा आसान है कि पूरी बुक पढ़ना ज़्यादा आसान है? यहाँ पूरी बुक पूछी जाती है, पता है ना आपको? यहाँ आपको 3 चैप्टर में से स्ट्रोक। और इसमें भी फ़ायदा क्या है कि इन तीनों में से बेस्ट 2 ऐड होते हैं। मान लिया हो सकता है इसमें आपके पहले टेस्ट में 25 आए, दूसरे में आपके 10 आए और तीसरे में 25 आए, तो ये 25 और 25 वाले जुड़ जाएंगे, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आपको 3-4 में से बेस्ट 2 के मार्क्स जुड़ते हैं। तो यहाँ स्कोर करना टफ है, यहाँ पूरी बुक पूछेंगे। यहाँ स्कोर करना आसान है और आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते नहीं है, लेकिन जहाँ आसान है वहाँ आप नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ आपके 2 नंबर 3 नंबर आते हैं PT2 में और लास्ट में फिर पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया था 3 तरीके का होता है। पहला क्या बताया था, बोल के बताइए? हाँ, टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। क्या बताया था? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, लंबा लिखना पड़ा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है? इसको टर्मिनेटिंग हो गया T, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया
एंटी आया समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गया तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंटी है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें से इन दो केसेस में जो नंबर होता है वो रेशनल होता है और इसमें इरेशनल होता है। टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल है तो वो नंबर रेशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है तो भी रेशनल है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल है। ठीक है, तो एक तो आपको रेशनल और इरेशनल पहचान करने को क्वेश्चन आता है। और पहचान मैंने आपको बताई कि जिन भी प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट लगा होता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम और कंपोजिट का कंसेप्ट समझते हैं कि नहीं? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं पहले तो ये बताओ, बेसिक ही नहीं क्लियर है आपका। तो प्राइम वो होते हैं जो अपने आप से सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं और कंपोजिट ये होते हैं जो दूसरे से भी डिवाइड हो जाते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? जो दूसरे से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 2 कैसा नंबर है? प्राइम। 3 भी कैसा नंबर है? प्राइम। 5 भी कैसा नंबर है? प्राइम। अब 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम भी है और इवन भी है। या आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है। कई बच्चों के दिमाग में 3 रहता है, 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर। 1 भी नहीं है, 1 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं कहलाता। प्राइम सबसे छोटा कौन सा होता है? 2। कंपोजिट नंबर, तो ये जितने भी प्राइम नंबर है ना, इनके ऊपर अगर रूट लगा दिया जाए तो इनकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में वो सारी इरेशनल होगी, मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? आ रही है बात समझ में? ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा? और एक चीज़ और बताती हूँ, कल भी मैंने बताई कि दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। जैसे ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल, कल मैंने बताया था इसको लिखते हैं 0.5 आप लिखते हैं, तो इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट किया। इसको अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा इसको डेसिमल में लिखो तो आपको कन्वर्ट करना आता है ना, 6th क्लास में बताया था। ये पॉइंट हटा दो, 5/10 लिखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया 1/2। यानी डेसिमल को इसमें कन्वर्ट, और इसको कहो इसमें कन्वर्ट करो तो आप 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.5। तो इन दोनों को आपस में एक से दूसरे में बदला जा सकता है। ठीक है, ये वाला तो आप जानते थे क्योंकि ये आपने 6th 7th 8th में पढ़ा था। रिपीटिंग वाला आप नहीं जानते। अगर रिपीटिंग वाला है डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ये आपको नहीं आता। तो ये आपको सीखना है, यहाँ ये आपको सीखना है, और ये क्वेश्चन भी 200% आता है। ठीक है, चलो अब इसकी देखो, मैं थोड़ा थोड़ा साथ में एक्सरसाइज भी कराती चलती हूँ। क्वेश्चन क्या आता है देखो, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको करके बता रही हूँ। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आता है कि नंबर लाइन बनाइए और उस पर इरेशनल नंबर, सबसे आसान है ये, बहुत ही आसान। अपने दिमाग में सोच के चलिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो मैम बताने जा रही है ये बहुत आसान है। उसमें कौन कौन से पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। √2 पूछ लेगा, मन होगा उसका तो √3 को दिखाने को कह देगा, √5 को कह देगा, वैसे तो इतना ही पूछेगा। ज़्यादा ही मन में आ गया √6 7 तक बस, लेकिन 3 उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं तक पूछेगा। अब देखो कैसे करते हैं। √2 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। किसको दिखाना है? एक ही बार बताऊंगी, ध्यान से देखना, एकदम नाक कान आँख सब खोल के। √2 को तो आप एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे नंबर लाइन। क्या खींचेंगे? नंबर लाइन। इसके पेंसिल से, ये सारा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से करना। यहाँ पर आप बनाएंगे 0। क्या बनाएंगे? 0। क्या बनाएंगे? 0 बना देंगे। ठीक है, बना दिया। उसके बाद देखो, वैसे आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर में बहुत नज़दीक हो जाएगा तो साफ साफ दिखाए। आप इंचेस में लो। इंच होता है ना, एक साइड इंच बने होते हैं स्केल में, एक साइड क्या होता है? सेंटीमीटर। जो चौड़ी चौड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है? इंचेस वाली। तो यहाँ पर आप बनाओ 1 2। क्या बनाओगे? 1 2। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? √2। क्या दिखाना है? √2। तो उसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ऐसा ट्राइंगल जिसका जो ये डायगोनल होता है, राइट,
राइट एंगल ट्रायंगल देखा है आपने, 90 डिग्री के एंगल वाला ट्रायंगल, वो बनाना पड़ेगा। और उसका जो डायगोनल होता है, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, वो √2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? √2। तो हम बनाएंगे कैसे? देखो मैं आपको एक ट्रायंगल यहाँ बना के दिखा दूँ। पाइथागोरस सबको आती है? पाइथागोरस आती है? अगर यहाँ पर डायगोनल √2 होना चाहिए तो इसके लिए इसको और इसको कितना कितना होना चाहिए? 1 और 1। क्या होना चाहिए? 1 और 1, क्योंकि रूट के अंदर जब आप परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1, यानी डायगोनल हमारा क्या बन जाएगा? √2। बस हमें यही ध्यान रखना है कि डायगोनल को √2 आना चाहिए। तो हम यहाँ तो हमने 1 ले लिया ना। अब यहाँ पर भी एक 1 इंच का परपेंडिकुलर खींचो। 1 इंच का क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, सीधी 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे। 1 इंच कहाँ तक ड्रॉ करोगे? 1 इंच। इसको मिला दोगे। अब ये जो आया होगा हमारे पास डायगोनल, ये कितना हो गया? √2। ये कितना हो गया? √2 बन गया √2। लेकिन √2 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। ये तो हवा में हो गया ना, ये नंबर लाइन पे है। दिखाना कहाँ है? नंबर लाइन पे। कि √2 की वैल्यू कहाँ पर? ये तो 1 है, ये 2 है, तो √2 कहाँ पर आएगा? √2 की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट में? लगभग 1.414, यानी 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, तो ये 1 और 2 के बीच में ही कहीं पे आएगा। लेकिन आएगा कहाँ पे? एग्जैक्ट हम कहाँ पे बनाएं? क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती ना, 1.4 थोड़ी है इसकी वैल्यू। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आते ही रहेगा, डिवाइड करते जाओ, आते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो कैसे पता लगाओगे कि कहाँ पर मार्क करूँ मैं? तो उसका तरीका ये निकाला। आप सबके पास कंपास होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। जब इतना आप कर लेंगे, कंपास को ले लेंगे, कंपास में पेंसिल लगा लेंगे, उसके बाद उसकी एक लेग जो होती है जिसमें आगे से नोक बने होते हैं, उसको रखेंगे आप यहाँ पे। कहाँ रखेंगे? इस पॉइंट पे, 1 के ऊपर यहाँ रखेंगे। और दूसरा पेंसिल वाला फुट कहाँ रखेंगे? यहाँ। बात समझ रहे? यहाँ 1 फुट रख लिया कंपास का, दूसरा पेंसिल, और यहाँ से होते ऐसे आर्क खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आर्क खींचेंगे। ये आर्क जहाँ पे कट करेगा यही √2। ये क्या है? आ गया? अभी कंफ्यूजन है? आ गया ना? 1 ये लिया, 1 ये लिया, ये √2 बन गया। पर √2 हमें यहाँ हवा में नहीं दिखाना है। कहाँ दिखाना है? नंबर लाइन पे। तो उसके लिए फिर किसका यूज़ करेंगे? कंपास का। कंपास का एक लेग यहाँ रखना है, नुकीला वाला, नोक वाला, और पेंसिल यहाँ रखने, और ऐसे करके आर्क लगाना तो आता ही आपको। वो यहाँ जहाँ कट करेगा, दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या है? √2। बात समझ आ गई? तो √2 ऐसे बन गया। अब अगर √3 पूछा जाए तो √3 के लिए √2 बनाना ही पड़ेगा। √3 के लिए क्या करना पड़ेगा? √2 बनाना ही पड़ेगा। क्यों? आप पूछेंगे मैम क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अब √3 अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये डायगोनल √3 लाना पड़ेगा। ये क्या लाना पड़ेगा? √3 कैसे आएगा? कि रूट के अंदर 2 और 1 हो, और 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। √2 का स्क्वायर होता है ना 2। अरे भैया √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। तो ये 3 को अगर मुझे √3 लाना है तो ये बेस और परपेंडिकुलर का मैं स्क्वायर करूँगी। तो बेस या परपेंडिकुलर में से एक क्या होना चाहिए? √2। उसका स्क्वायर करूँगी तो क्या बनेगा? 2। और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1। तो उसका स्क्वायर करूँगी तो 1। तो 2 और 1 3 बन जाएगा। यानी बेस में मुझे कितना चाहिए? √2। तो √2 मुझे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो मैं करूँगी। √3 बनाने के लिए मैं इतना करूँगी, लेकिन आज कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे √3 बनाना है, √2 नहीं बनाना। अब मैं क्या करूँगी? ये जो लाइन है ना, अभी तक आपने इसको बेस माना था और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब √3 बनाने के लिए इसको बेस मानेंगे और एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल 90 बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, फिर इसको मिला लो। ये डायगोनल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, इसका ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो ये कितना हो गया? √3। क्यों हो गया √3? इसका बेस कितना है? √2, और इसका परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो डायगोनल क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 + 1 यानी √3। यानी कि ये जो लाइन है √3 है। अब ये फिर हवा में हो गई, हमको हवा में नहीं दिखानी, नंबर लाइन पे। फिर आप यहाँ पर कंपास की लेग रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। सॉरी 1 से पहले, इससे पहले ही आएंगे।
तो ये हो जाएगा √3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √3, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.73 के लगभग, यानी 1.5 से आगे आएगा, 2 से कम आएगा और 1.5 से क्या आएगा आगे। क्लियर है? √2 और √3 समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? यहाँ भी कंफ्यूजन है? जिसको कंफ्यूजन है मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको लग रहा है कि मैम ने ये क्या बता दिया, इतनी खतरनाक चीज़ बहुत टफ लग रही है, ये आएगा एग्जाम में बनाने के, तो उसके लिए सरल उपाय है, घर जाना, वीडियो ऑन करना खाना पीने के बाद, उसके बाद एक कॉपी लेके बैठना, एक स्केल, एक कंपास, पेंसिल के साथ जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ड्रॉ करके बनाते जाना। एक बार ड्रॉ कर लिया आपको तुरंत आ जाएगा। बात समझ आ रही है? घर जाके जब अपने आप से एक बार कर लोगे तो फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने जो बताई हमें घर तक याद नहीं रहेगा, क्या क्या बता दिया, पता नहीं खिचड़ी हो गई। तो दोबारा घर पे जाके जैसा जैसा मैं बोलते जा रही हूँ ना, उसको साथ साथ में करते जाना। मेरी बात समझ गया? अब है √5, 3 ही बताऊँगी आज। √5 देखो, √5 डायरेक्ट बन जाता है, जैसे √2 डायरेक्ट बन जाता है, पर √3 डायरेक्ट नहीं बनता। √3 के लिए √2 बनाना ही पड़ता है। ऐसे ही √5 डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन √6 डायरेक्ट नहीं बनता, √6 के लिए √5 बनाना पड़ता है। ठीक है? तो √5 डायरेक्ट बन जाता है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से ध्यान रखें। अगर मुझे √5 बनाना है तो मुझे बेस चाहिए 2, बेस कितना चाहिए 2, और परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1। अगर ऐसा करूँगी तो डायगोनल हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा √4 + 1 यानी कि 5, √5 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो वहाँ पर हम 1 और 1 ले रहे थे, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, यहाँ बेस 2 ले लेंगे। तो जो परपेंडिकुलर में यहाँ ड्रॉ कर रही थी √2 बनाने के लिए, वो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे 2 नंबर पे। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? 2 पे। कितना बड़ा ड्रॉ करेंगे? 1 इंच का। बेस कितना लेंगे? 2 इंच का। परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 1 इंच का। इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया √5। हो गया नहीं हो गया? लेकिन हवा में हो गया। अब हवा में तो नहीं चाहिए, वो कह रहा है नंबर लाइन पे दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? कंपास का लेग यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, आर्क मार देंगे। तो ये जो नीचे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज √5। आ गया? सबको आ गया? या एक बार और बताना? एक बार। कौन सा? √5? यस मैम। √5 के लिए बेस कितना लेना है? 2। बेस कितना लेना है? 2। 2 पर क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितना लंबा? 1 इंच का। कितना करना है? 1 इंच का। परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1। बेस कितना होना चाहिए? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 हो गया रूट के अंदर, तो √5 हो गया ये। डायगोनल कितना हो गया? √5। पर डायगोनल नहीं चाहिए हमें यहाँ चाहिए √5। तो हम क्या करेंगे? कंपास से यहाँ पे लेग रख के, यहाँ पेंसिल रख के क्या करेंगे? आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क नंबर लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा, ये 0 से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी √5। नाउ क्लियर सबको? घर जाके ये एक्सरसाइज कर लेनी है 1.1, और 1.2 के लिए ये प्रैक्टिस करना है। 1.2 के लिए क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? देखो मैं बताती हूँ। 1.2 पे आ जाइए, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 1.2 आ गए? आप देखिए, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जितना मैंने आपको कल से आज तक पढ़ाया उसके हिसाब से आप आंसर देंगे, और तब मुझे पता चलेगा कि कितना फ्रूटफुल हुआ है आपको पढ़ाना। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अभी मैंने आपको कुछ ड्रॉ करके बताया था जब ये टॉपिक स्टार्ट करा था। ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं? मेरी बात आपने ध्यान से सुनी नहीं। मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट करा इरेशनल वाला, तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी। नंबर लाइन के नीचे मैंने क्या लिखा था? रियल नंबर। क्या लिखा था? रियल नंबर। और ऊपर मैंने लिखा था रेशनल प्लस इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल मिला के दोनों आपस में क्या होते हैं? रियल कहलाते हैं। मतलब रियल के अंदर दोनों आते हैं, रियल के अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हुए कि नहीं हुए? यस, सारे। भाई कमाल की बात कर रहे हो। रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं, तो सारे इरेशनल नंबर रियल हुए कि नहीं? हाँ। इस क्वेश्चन को अगर उल्टा पूछा जाएगा तब न होगा। अगर बोलेगा सारे रियल नंबर इरेशनल है तो कहोगे नहीं, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल नहीं है सारे, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन इरेशनल सारे रियल है।
में आ गया। जैसे इसका एग्जांपल बताती हूँ, अभी तुम कंफ्यूज हो। एक टोकरी है, इसके अंदर एप्पल है प्लस बनाना है, ठीक है। अब मैं पूछूं, ये सारे बनाना फ्रूट हैं? सारे बनाना फ्रूट हैं? सारे एप्पल फ्रूट हैं? सेम सेम। सारे रेशनल नंबर रियल हैं? सारे इरेशनल नंबर रियल हैं? क्वेश्चन को उल्टा कर रही हूँ। सारे फ्रूट बनाना है? सारे फ्रूट एप्पल हैं? तो सेम यही है, सारे रेशनल नंबर इरेशनल है? सॉरी, सारे रियल नंबर इरेशनल है? सारे रियल नंबर रेशनल है? नहीं। जिस तरीके से सारे फ्रूट बनाना नहीं है, सारे फ्रूट एप्पल नहीं है, सारे फ्रूट जो इसके अंदर है या तो एप्पल है या बनाना है, कॉम्बिनेशन है एप्पल बनाना का इसके अंदर। लेकिन उल्टा जब कहेंगे तो ट्रू है, सारे बनाना फ्रूट है, यस। सारे एप्पल फ्रूट है, यस। लेकिन सारे फ्रूट बनाना थोड़ी है, फ्रूट के अंदर तो और चीज़ भी है ना, सेम यहाँ पर है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सारे इरेशनल नंबर रियल है, यस। सारे रेशनल नंबर रियल है, हाँ। लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल है, नहीं। सारे रियल नंबर इरेशनल है, नहीं। क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल। क्लियर है? क्लियर हो गया? अगला देखो, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप बोलोगे यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है। बिकॉज द नंबर लाइन कंसिस्ट ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। जो मैंने बोला वो सुन लेना और घर जाके यही लिख लेना। अगला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m where m is a natural number। बताओ क्या कहा इस? ये कह रहा है कि सारे नंबर जो नंबर लाइन पे होंगे वो रूट ऑफ कल इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसका आंसर खाली आंसर सिर्फ से यस या नो नहीं देख के लाना है, मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी, ऐसा तो क्यों और ऐसा तो क्यों, ठीक है। इसका आंसर पता करके लाना, और हाँ है तो क्यों और ना है तो क्यों ये भी एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। जैसे आज उसने अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, ऐसे कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है।